शादी के 9 दिन बाद राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी यह दोनों हनीमून मनाने के लिए अपने घर से 2172 किलोमीटर दूर घूमने के लिए जाते हैं। और रास्ते में जब वह एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां से वह एक फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचकर वह अपने घर वालों के ग्रुप में डाल देते हैं और परिवार वालों को दिखाते हैं कि हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और फिर घर वाले इस फोटो को बार बार जूम कर कर देख रहे थे और जूम कर कर देखने से फिर माँ को बहुत गुस्सा आता है। और गुस्सा आने के बाद यानी वह अपने बेटे राजा रघुवंशी को फोन करती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें पता है जो तुमने चैन पहन रखी है वो 2.5-3 लाख रुपए। तुम्हें पता है तुम्हें जो चैन पहन रखी है वह चैन 2.5-3 लाख रुपए की है। और वह अपने बेटे से कहती है कि तुम यहाँ हनीमून मनाने गए हो कि अपने सोने चांदी का दिखावा करने के लिए गए हो। फिर जो राजा रघुवंशी वह अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं इसे पहनकर नहीं आना चाहता था, लेकिन जो तुम्हारी बहू है यानी कि सोनम रघुवंशी जो वो कि ये राजा रघुवंशी की पत्नी होती है, ये कहती है कि तुम्हें चैन पहन के जाना चाहिए, तुम्हें अंगूठी पहन कर जाना चाहिए, तुम पर ये बहुत अच्छी लगती हैं। फिर माँ अपने बेटे को समझाती है, कहती है कि बेटा जब बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो अपनी अच्छी चीज़ों का बाहर दिखावा नहीं करते हैं और जब तुम्हें टाइम मिले तो इसको निकाल कर और इसे अपने बैग में छुपा लेना ताकि किसकी इसी के ऊपर नज़र न पड़े और किसी को पता नहीं चले कि तुम्हारे पास इतनी कीमती चैन है। और माँ ये सिर्फ अपने बेटे के बचाव के लिए ही कर रही थी। वह माँ सोच रही थी कि क्या पता इस चैन के चक्कर में कहीं ये चैन चोरी हो जाए और इस चैन के चक्कर में कहीं मेरे बेटे के ऊपर हमला न हो जाए। और वह पूछती रहती है कि तुम कहाँ पहुँचे। और जब 23 तारीख को बहू से बात हुई थी और उसके बाद कोई भी बात नहीं हुई थी उनकी, और फिर उनका फ़ोन कट जाता है। वह बहू नेटवर्क इशू बताकर फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद उनकी कोई बात नहीं हुई और वह बेटा गायब सा ही हो गया। उसके बाद बेटा नहीं मिला और मिला तो बेटे की डेड बॉडी ही मिली। फिर जब 17 दिन बाद बहू का पता चलता है तो सास मीडिया कर्मी है उनको एक कहानी सुनाती है। वह कहती है कि मुझे शक तो पहले ही हो गया था, लेकिन बहू के ऊपर लालछन लगाना मैंने अच्छा नहीं समझा। मैंने सोचा कि मेरा बेटा तो जा ही चुका है और कहीं बहू के साथ कोई गड़बड़ न हो चुकी हो। और आज हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सोनम ने यह कत्ल क्यों करवाया और यह सब क्या हो रहा है आगे हम, और इसके पीछे की वजह क्या थी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा और हम बात कर रहे हैं इंदौर की। जब रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है और समाज के लोग इसमें अपनी पत्रिकाएं छपाया करते थे, इसमें युवक हो या युवती हो वह अपनी सारी डिटेल इसमें देते हैं। साथ ही वह कितना पढ़ा लिखा है, क्या जॉब करता है, क्या बिजनेस करता है और कहाँ का वह रहने वाला है और कैसा वह दिखता है, अपनी तस्वीर भी वह छपवाते हैं। कहाँ तक उन्होंने एजुकेशन की है और सालाना उनकी इनकम कितनी होती है, यह सब वह इस पत्रिका में छपवाते हैं। और इसमें जब किसी एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें शादी भी कर ली जाती है, क्योंकि इसमें डिटेल पूरी लिखी जाती है, वो सही लिखी जाती है। फिर जो राजा रघुवंशी इंदौर का है उसकी नज़र पड़ती है पत्रिका पर और उस पत्रिका पर एक लड़की की फोटो छपी हुई है। उसकी उम्र लगभग 25 साल है और जिसका नाम होता है सोनम रघुवंशी। और इस लड़के की उम्र लगभग 28 साल है और यह राजा रघुवंशी होता है। वह अपने पिता से कहता है जो कि यह ट्रांसपोर्ट का कारोबारी है इंदौर में, और यह 3 भाई हैं, तीनों ही ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं, तीनों पैसों वाली हस्ती हैं और अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फिर वह लड़का अपने जाकर अपनी माँ उमा देवी से कहता है कि माँ देखो यह लड़की कितनी सुंदर है, क्या तुम इससे मेरी शादी करवा सकती हो। वह कहता है कि यह वैसे तो अपने समाज की पत्रिका के अंदर इसकी फोटो है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर माँ अपने परिवार में बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद वह कहती है कि इसकी भी शादी की उम्र हो गई है, हमें शादी तो करनी ही है, क्यों ना हम इसी से बात करके देख लें।
और फिर फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के बाद बताया जाता है कि हम इंदौर के रहने वाले हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट यह बिजनेस है यहाँ पर, और हम मेरे 3 बेटे हैं और तीनों में सबसे छोटा बेटा यह भी मेरा बिजनेस करता है और इसके रिश्ते के बारे में हमें आपसे बात करनी है। फिर रिश्ता पसंद आ जाता है। रिश्ता पसंद आने के बाद दोनों तरफ से रजामंदी से यह रिश्ता तय हो जाता है। और जो सोनम के परिवार थे उनका भी बड़ा बिजनेस है, उनकी भी दुकान थी और यह दुकान वह बेटी ही संभाला करती थी। लेन देन का काम था वह यही संभाला करती थी। एक तरह से यह एचआर है। और फिर दोनों के परिवार आपस में बैठकर बात करते हैं। बात करने के बाद पंडित जी को बुलाया जाता है। जो लड़के वाले थे वह चाहते थे कि यह शादी 1 साल में कभी भी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लड़के वाले थे वह चाहते थे कि शादी अब 1-2 महीने में हो जाए, लेकिन यह अक्टूबर 2024 की बात थी। और फिर धीरे धीरे यह बात निकल कर आती है कि अब शादी तय हो जाएगी। फिर शादी की तारीख निकल कर आती है 11 मई 2025 को शादी होनी है। फिर लड़के वाले सोचते हैं कि पंडित जी ने अभी मुहूर्त निकाल दिया है, शादी तो वैसे भी 1 साल में करनी ही है, अभी शादी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। और वह शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर आखिरकार 11 मई 2025 को शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब नई नवेली दुल्हन घर पर आती है, घर पर आने के बाद 2-3 दिन हो जाते हैं शादी के। और शादी के महज 2-3 दिन के बाद जो दुल्हन थी पढ़ी लिखी थी और एक बिजनेस कारोबारी भी थी, वह घूमने का प्लान करती है कि हमें तो कहीं हनीमून के लिए घूमना है। और जो दूल्हा था उसने तो मना किया था, कहते हैं कि पहले घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले हैं, उसके बाद कहीं घूम आएंगे। लेकिन जो लड़की थी वह कह रही थी कि नहीं नहीं, हमें तो घूमना है। और वह घूमने की भी वही तय कर रही थी कि हमें कहाँ घूमना है, कहीं नहीं घूमना है। और फिर वह कहती है कि हम शिलोंग कामाख्या माता के दर्शन कराएंगे और वहीं पर घूम आएंगे। और वह अपने पति के मुंह से यही सुनना चाहती थी कि हमने कामाख्या माता के दर्शन नहीं किए हैं और हम कामाख्या देवी के दर्शन कर आएंगे। आखिरकार वह 20 मई 2025 को घर से निकल जाते हैं घूमने के लिए और वह कामाख्या माता के दर्शन कर लेते हैं। और दर्शन करने के बाद वह यहाँ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। और घर वाले बार बार इनकी खबर इसीलिए भी ले रहे थे कि जो माँ थी वह अपने बेटे रघुवंशी, राजा रघुवंशी के गले में 2.5-3 लाख रुपए की सोने की चैन देख ली थी। इसीलिए वह चिंता थी कि कहीं मेरे बेटे के साथ लूटपाट ना हो जाए, कहीं इस चैन की वजह से मेरे बेटे को नुकसान न हो जाए। और फिर आखिरकार 23 मई 2025 को दिन में लगभग 1:45 जो उमा देवी है उसकी अपनी बहू से आखिरी बार कॉल पर बात होती है। फिर उसकी बहू कहती है कि मम्मी यहाँ पर नेटवर्क इशू है, वह मैं फ़ोन कट कर रही हूँ, मैं आपको बाद में कॉल कर रही हूँ, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है। और उसके बाद न ही तो कोई कॉल आया और न ही कुछ आया। और लास्ट में उस राजा रघुवंशी की डेड बॉडी घर पर आती है। और इसके बाद जो कुछ भी होता है वह बहुत ही भयानक होता है आखिरकार। और फिर इधर तो जो लड़का है उसका भाई और उधर लड़की का भाई, यह दोनों इमरजेंसी फ्लाइट पकड़कर वह शिलोंग पहुंचते हैं और वहां पर लोकल पुलिस उनकी मदद नहीं करती। फिर वह कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से वह फोटो वीडियो अपलोड करवाते हैं। उसके बाद एसटीएफ, आरडीएफ और लोकल पुलिस वहां की, यह सब उनकी मदद करते हैं। और फिर आखिरकार 2 जून को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल जाती है। जो ये मेघालय की पुलिस है यह इनकी मदद नहीं करती है। यह मदद नहीं करती है तो फिर यह कुछ यूट्यूबरों की मदद लेते हैं। यूट्यूबरों से मदद लेकर वह इस मामले को हाईलाइट करवाते हैं। हाईलाइट करवाने के बाद यह मामला पहले तो मुख्यमंत्री तक पहुंचता है और फिर जो भारत का गृह मंत्री है उस तक यह मामला पहुंचता है। और उसके बाद जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वह मेघालय की मुख्यमंत्री को कॉल करते हैं और फिर फोन पहुंचता है तो फिर मीडिया वाले इस मामले की कवरेज करना शुरू कर देते हैं और पल पल की जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं आखिरकार। जब 23 मई को तो यह लड़का गायब हुआ था, यह दूल्हा। और फिर 2 जून 2025 को मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है, पूर्वी खासी हिल्स में थाना लगता है और सोहर गांव है। और उस इलाके में एक बोई डोंग पर एक गहरी खाई होती है, 1000 फीट की गहरी। उसमें इस राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलती है और यह डेड बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी, लेकिन इसके हाथ के ऊपर नाम लिखा हुआ था राजा और एक हाथ पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी बंधी हुई थी। इसके माध्यम से इसकी पहचान की जाती है।
और फिर वह जो डेड बॉडी थी उसके पास में ही एक तो लाल और काले रंग की शर्ट मिलती है और एक सफेद रंग का टॉप मिलता है। और ये जो कपड़े मिलते हैं पास में, इनमें खून लगे हुए थे। और यह जो जैकेट मिली थी, यह जैकेट सोनम रघुवंशी की बताई जा रही है, जो उसकी पत्नी थी राजा रघुवंशी की। और इन कपड़ों के ऊपर खून के छींटे मिलते हैं और फिर यह मामला और हाईलाइट हो जाता है। और फिर यहाँ पर अलग अलग अंदाजा लगाया जा रहा था कि पुलिस यह बांग्लादेशी इन्हें सोनम रघुवंशी को उठाकर ले गए हैं और इसको किडनैप कर लिया गया है। और फिर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की तो एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। जब एसआईटी का गठन किया जाता है तो पुलिस को एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है अल्बर्ट बेट, जो मामला ख्याति का रहने वाला होता है। और वह कहता है कि साहब 23 मई 2025 को सुबह 10 बजे वह कहता है कि साहब एक पति और पत्नी यानी कि दंपति और लड़का, वह पति पत्नी थे और उनके इर्द गिर्द 3 लड़के और थे, वह घूम रहे थे। और वह क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वह हिंदी बोल रहे थे और मेरे को हिंदी आती नहीं थी, क्योंकि मेरे को मेरी लोकल लैंग्वेज आती है और इंग्लिश आती है। और मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कहीं घुमा लाऊं, अगर आपको मेरी मदद चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और फिर मैं वहां से चला जाता हूँ। फिर यहाँ पर एक वानजाई नाम का एक गाइड और होता है, उसके साथ यह लोग घूमने के लिए जाते हैं। फिर ऐसी स्थिति में यह लाश मिल जाती है और फिर इस गाइड से पता चलता है कि 3 लोग और हैं जो इसके आसपास घूम रहे थे, लेकिन जिस इलाके में घूमे थे उस इलाके का सीसीटीवी कैमरे चेक किया जाता है। फिर एक सीसीटीवी कैमरे में मिल जाता है जो 4 मिनट 53 सेकंड का, और वही जैकेट जो लाल रंग की और काले रंग की जैकेट जो उस राजा रघुवंशी की डेड बॉडी के पास मिली, वही जैकेट इन्होंने पैर रखी थी। और उनके पास में ही एक ऑल्टो कार होती है और उस ऑल्टो कार के पास एक लड़का खड़ा हुआ है, वह इन दोनों को देख रहा था बार बार। और एक है जो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। और फिर जो ये 4 मिनट 53 सेकंड की वीडियो होती है, इसमें पुलिस को शक होता है। फिर पुलिस ने अपना काम करना यहाँ पर शुरू कर दिया। और जब पुलिस ने अपने टेक्निकल के हिसाब से अपने सबूत जुटाना शुरू किया, तो जो मेघालय में आने वाले अलग अलग लोगों की जांच पड़ताल करनी शुरू की, तो उनका डेटा उठाना शुरू किया। लाखों मोबाइलों के डेटा निकाले जाते हैं। फिर इनमें से कई मोबाइल ऐसे निकाले जाते हैं जिनसे जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की एक जगह लगती है ललितपुर, वहाँ का गांव है। यह सस्पेक्ट था। अब इस सस्पेक्ट को इसकी बात होती है एक राज कस्वा नाम के लड़के से, जो कि नंद बाग इंदौर का रहने वाला होता है। और इसके संपर्क में था विशाल। यह तीनों लोग आपस में संपर्क में थे, कांटेक्ट में थे। तभी पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। फिर आखिरकार राज कुशवाहा के बारे में पता चलता है कि यह इंदौर में रहकर ब्लाइटवुड की जो कंपनी है उसमें और देवी सिंह की यह कंपनी है, उसी में यह काम करता था। और फिर दरअसल जो ये लड़की गायब हुई थी सोनम रघुवंशी, इन दोनों को पता चलता है कि यह दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे और लड़की गायब हो चुकी है। फिर से भी इससे बातचीत होती है और फिर पता चलता है कि यह दोनों दुकान पर रहकर एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती का प्यार में बदल जाती है। और यह दोनों जीने मरने की कस्में साथ साथ खा लेते हैं। और फिर जो लड़की है उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद यह एक नया प्लानिंग करते हैं और इधर समाज में पत्रिकाएं छप रही थी और फिर दोनों परिवार आपस में मिल जाते हैं। और फिर लड़की वालों की तरफ से लड़की पर कहीं ना कहीं दबाव बन गया था, इसीलिए शायद लड़की ने शादी के लिए मंजूरी दे दी थी। और फिर लड़की ने पूरा परफेक्ट प्लान बनाया शादी के बाद। उसने सोचा कि हम शिलोंग घूमने के लिए चलते हैं। वहां पर पहले भी ऐसे कई दंपति घूमने के लिए गए थे और उनका मर्डर हो गया था और उनका कोई मामला हाईलाइट नहीं हुआ था। और गायब होने के बाद उनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी जुटा नहीं पाए थे और कुछ ज्यादा छानबीन भी नहीं हुई थी और ना ही उनके बारे में कुछ ज्यादा पता चला और ना ही उनके बारे में कुछ ज्यादा मीडिया में हुआ मामला आया सामने। और कुछ आती है तो थोड़ी बहुत खबरें ही आती है, उसके बाद मामला दब जाता है। और इसे नहीं पता था कि यूट्यूबर इस मामले को इतना हाईलाइट पहुंचा देंगे कि यह देश में ही नहीं, यह मामला विदेशों में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। और फिर आखिरकार पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन से यह ललितपुर से तो आकाश लोधी को उठाया और इंदौर से राज कुशवाहा को उठाया
और इंदौर से ही एक जो विशाल चौधरी है उसको उठाया और इन तीनों को उठा लिया। और इन तीनों के अलावा मध्य प्रदेश से एक आनंद कुर्मी को भी उठाया। इधर पुलिस ने इन तीनों लड़कों को हिरासत में लिया था अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से, और साथ ही लड़की होती है उस लड़की को भी साथ में तलाश किया जा रहा था, वहीं मेघालय में, उन वादियों में, उन घाटियों में। और क्योंकि वह लड़की वहां थी ही नहीं, वह लड़की अपनी जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर जा चुकी थी। और फिर वह लड़की 8-9 मई 2025 की बनारस गोरखपुर हाईवे पर, जो गाजीपुर लगता है, थाना उसका नंदगजपुर लगता है, और अंकुशपुरा कोई गांव है, इलाका अंकुशपुर लगता है, और वहां एक चाय कॉफी की, और अंकुशापुर में एक कॉफी जायका नाम से ढाबा होता है। वहां पर रात के लगभग 1:30 बजे एक लड़की होती है जिसने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी है और काले ही रंग की उसने पैंट पहन रखी है, और वह लड़की बदहवास हालत में बैठी हुई है, बाल उसके पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, और वह टीन शर्ट पर बैठी हुई थी। तभी एक छोटू की नजर उस पर पड़ जाती है। वह उससे चाय पिलाता है, खाना खिलाता है, और वह उससे पूछता है कि मैडम मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और वह लड़की बदहवास हालत में बैठी हुई थी। फिर वह लड़का उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वह लड़की कुछ भी नहीं बोलती है। उस लड़के को लगता है कि यह लड़की बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर वह लड़का अपना जो मालिक होता है साहिल यादव, उसके पास पहुंच जाता है और उसे बताता है ये पूरी बात कि एक लड़की है, वह बाहर बैठी हुई है और वह बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर वह जो साहिल यादव है वह उस लड़की के पास पहुंच जाता है, और उस लड़की के पास पहुंचने के बाद वह उस लड़की से पूछता है कि क्या बात है मैडम, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, क्या बात है, आपको कुछ दिक्कत है क्या। फिर वह लड़की रोते हुए उस साहिल यादव से कहती है कि आप मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए, मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। लेकिन पहले तो साहिल यादव का मन नहीं मानता है। फिर वह घबराता हुआ सा सोचता है कि कहीं मेरे घर की बहन बेटी होती तो भी इसकी कोई हेल्प करता। चलो यह सोचकर वह इसे फ़ोन दे देता है, और वह लड़की फिर फ़ोन पर बात करती है और वह ज़ोर ज़ोर से रोती है। और लेकिन जो साहिल यादव है वह इसकी कोई भी बात नहीं सुनता है, वह अपने काम के ऊपर लग जाता है। और वह लड़की अपने भाई को फ़ोन करती है वहाँ से, और फिर उसके भाई बात करते, वह अपने भाई से बात करते करते हुए रो रही थी। और उसका भाई सोच रहा है कि हम इसे शिलोंग में ढूंढ रहे हैं, और यह शिलोंग से लगभग 1100 किलोमीटर दूर, इतनी दूर यह लड़की क्या कर रही है। और फिर जो उस लड़की का भाई है गोविंद, वह कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मुझे वीडियो कॉलिंग करो। फिर दोबारा से उसके भाई को वीडियो कॉलिंग किया जाता है। फिर जो उसका भाई गोविंद है उसने इंदौर की पुलिस से कांटेक्ट किया, फिर इंदौर की पुलिस ने उसे गाजीपुर की पुलिस से कांटेक्ट किया, और ये कांटेक्ट होने के बाद पुलिस आखिरकार इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। और यह लड़की अपने भाई से बात करते करते हुए यह लड़की बेहोश हो जाती है। और फिर जो ये होटल वाला था, ढाबे वाला मालिक था, यह भी ये पुलिस को 112 नंबर पर कॉल कर देता है और उन्हें बताता है कि ऐसी ऐसी एक लड़की है और आप यहाँ जाओ। फिर जो SHO थे उनके पास उधर इंदौर से भी कॉल आया था, और यह तुरंत वहाँ जाते हैं और इस लड़की को अपनी हिरासत में लेते हैं। और इस लड़के का पहले तो जिला अस्पताल में चेकअप करवाया जाता है। चेकअप करवाने के बाद पहले तो इसकी मेडिकल स्थिति देखी जाती है, और मेडिकल स्थिति देखने के बाद जो कि सखी वन स्टॉप, जो कि महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज परिसर में बना हुआ है, और वहां पर इसको जमा कर दिया जाता है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस लड़की के मिलने की चर्चा शुरू हो जाती है, और लोग अलग अलग अंदाजा लगा रहे हैं। वो पहले जो जैकेट मिली थी, काले और लाल रंग की जैकेट थी, उन पे खून के धब्बे लगे हुए थे, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि लड़की मर चुकी है। लेकिन यह लड़की तो जिंदा है, और ऐसा कुछ भी नहीं था। लड़की जिस रूप में मिलती है उस रूप में उसकी कल्पना भी नहीं की जाती थी। फिर आखिरकार यह बात उत्तर प्रदेश की पुलिस तक पहुंचती है, जो अमिता यश लॉ एंड ऑर्डर के जो वह कहते हैं कि हम मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के संपर्क में है, वह जब चाहे इस लड़की को ले जाएं और हम अपनी जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और अब जो होगा, ये मेघालय की पुलिस है, इसके पास पहले से ही काफी मात्रा में सबूत थे, और मेघालय पुलिस के सामने यह बात आ चुकी थी। जो ये लड़की है, इसका एक राज कुशवाहा का नाम का लड़का है, उसके साथ इस लड़के का अफेयर था।
यह बातें सामने आ चुकी थी क्योंकि यह दोनों लोग फोन पर बहुत सारी बातें कर रहे थे और यह राजा रघुवंशी के मरने के बाद भी यह लगातार दोनों कांटेक्ट में थे। और किसने यह हत्या करवाई और क्या यह अकेली लड़की ही थी इस हत्या करवाने का मुखिया, या राज कुशवाहा भी इसमें पूरा शामिल है। और ये जितने भी कातिल हैं ये सभी के सभी हिरासत में आ चुके हैं। अब पुलिस इनसे बारी बारी से पूछताछ करेगी और जब लड़की मिलती है तो वह एक नई कहानी बनानी शुरू कर देती है। वह लगातार बेहोश हो रही थी और उसको कई दिनों से बेहोशी में रखा गया था और फिर उसको यहाँ पर लाकर डाल दिया गया। और वह लड़की शिलोंग से गाजीपुर पहुंची है 1163 किलोमीटर। यह कोई महज जादूगर तो था नहीं जिससे यह 1 मिनट में वहां पहुंच जाए। और यह लड़की नई नई कहानी सुना रही है। जब 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा तो कहा जाता है कि पुलिस की मार के आगे मुर्दे भी बोलने लगते हैं। जो गाजीपुर है वह इंदौर से 436 किलोमीटर दूर है। ललितपुर की दूरी भी 436 किलोमीटर है, जिसमें एक लड़का है लोधी, वह भी शामिल था। और इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है इंदौर से 2169 किलोमीटर दूर। अब पुलिस इस पूरी घटनाक्रम को जोड़ चुकी है। अब इस पर से सिर्फ पर्दा उठना बाकी है कि इस घटना में मुख्य आरोपी कौन कौन है और किस किस ने क्या क्या रोल अदा किया है। और उस लड़के को धारदार हथियार से सामने से वार किया गया है, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से उस लड़के के ऊपर वार किया गया था। और उसके मारने का मकसद यही था कि यह मरना चाहिए और इसे लूट पाट का लगना चाहिए कि इस लड़के ने जो सोने की चैन पहन रखी थी, अंगूठी वगैरह पहन रखी थी, वह लूटने के लिए लुटेरों ने इसे मार दिया। और फिर यह मामला जब पुलिस के सामने आए तो पुलिस को लगे कि कोई लूटपाट के चक्कर में इसकी मौत कर दी और यह मामला यहीं पर दब जाएगा और पुलिस इसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं करेगी और यह लड़की फिर से वापस से अपने प्रेमी के पास पहुंच जाए। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस की जांच होना बाकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्टर भी यही सब बताती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।